अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। दुनिया जहान में तब्दीलियाँ इतनी तेज़ रफ्तार है कि हर किसी चीज़ में तब्दीली आती है और ख़ास तौर पे हमें इन डेकेड्स में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और उन तब्दीलियों ने सारे जहान में टेक्नोलॉजी को एक ऐसा शेप दिया है जिसने दुनिया के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है और इन बहसों में इंसान की जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी बड़े सवालात हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम में इस बहुत बड़े डिस्कशन को साइड पे रख के हम लोग ये ज़रूर फोकस करेंगे कि आज के दौर में ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव तब्दीली के लिए किरदार अदा करे और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको देख के लोग ये कहें कि हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आने हैं। ये कुछ सवालात और इसके साथ और बहुत सारे सप्लीमेंट्री लेके हम दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आए हैं और हमारे पास इन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन हमारे साथ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हम गुज़िश्ता 3 साल से कंटिन्यूसली कोशिश ये कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनको भी देखें और जो नया जो चेंज हो रहा है सारी दुनिया के अंदर, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, उसके पस मंज़र में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखें कि क्या इम्पैक्ट आता है। और आप माशाल्लाह नई वाइस चांसलर नहीं कहूँगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है, उसको अगर ब्रीफली मुझे बताएं तो मैं यूनिवर्सिटी की दूसरी चीज़ों में घुसने की कोशिश करूँ। First of all, thank you so much for having me with you and sharing my views about my dream university. First, my thinking is a little bit different because the institutions, they can help you in having your dreams come true, but they cannot be your dream institutions because everybody has a different expectations from every institution and we cannot fulfill everybody's requirement. So maybe one university which is dream for you could not be dream for me, even we are studying in the same class. तो पहले तो make it clear कि ये होना बड़ा मुश्किल है कि आप सबको एक साथ एक जैसा खुश रख सकें। मेरा एक्सपोजर है, मैं यूपैन में भी रही हूँ, जिस भी वजह से रही हूँ, या MIT के कुछ कोर्सेज अटेंड किए हैं या और किसी कॉन्फ्रेंसेस में यूनिवर्सिटीज़ में गए, तो हर जगह से हर कोई खुश नहीं है क्योंकि हम तो अपने पीयर से मिलते हैं ना। वो अगर हम अपने फैकल्टी जब हम फैकल्टी मेंबर थे और ओनर होते थे, उनके भी वही मसाइल होते थे। तो मसाइल तो होते हैं क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, तो इसको एक आप सवाल के जवाब को एक लाइन में नहीं दे सकते कि व्हाट इज़ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, बिकॉज हम सबके ख्वाब अलग अलग हैं और हम सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। अगर मैं एक अच्छा पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, मेरी GPA अच्छी आती है, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छी हूँ और मुझे सारे मौक़े फराहम हो रहे हैं, तो मेरे लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ती, मैंने झगड़े भी करने हैं, हंगामे भी करने हैं, मुझे शो कॉजेज़ भी मिलने हैं, मुझे अटेंडेंस पे एग्ज़ाम्स पे रोका भी जाएगा, तो वही यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक ईवल यूनिवर्सिटी हो जाएगी कि यार ये तो अजीब पता नहीं कौन लोग हैं। तो ये एक माइंड सेट भी होता है। मैं समझती हूँ कि हमें एक एक्स यूनिवर्सिटी है, उसका नाम सुनते ही हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। वाई यूनिवर्सिटी, उसका नाम सुन के हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो पहले तो हम यूनिवर्सिटीज़ को अपने अपने जो ब्रांड्स हैं उनके साथ जो जुड़े हुए माइंड सेट्स हैं उनको तब्दील करना है। बाकी तब्दीली तो बात की बात है। और जो मैं अभी सबसे टू थिंग्स पहले आपके चैलेंजेस आने से पहले एक बात ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी आपके जहन में इस वक्त जो है वो इट्स नॉट लाइक अ ड्रीम, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी यू नीड और यू रिक्वायर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो जाहिर है कि आप जब यहाँ पे आई हैं तो आपके जहन में ये होगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को इस तरह बना दूँगी। इस पे भी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगी, बैक टू डिफर। देखिए, आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे होते हैं ना, वहाँ इंस्टीट्यूशन के डायनेमिक्स के हिसाब से आपको चलना होता है। अगर मैं एक हार्ड हेड के लेकर आऊँ कि मैंने इस जगह को यही बनाना है, तो वो कहते हैं ना, जैसे एक हदीस भी है कि औरत पसली से पैदा हुई है और टेढ़ी है, उसको सीधी करने लगोगे तो वो टूट जाएगी। तो वो हदीस सिर्फ उस तक नहीं, उससे और भी बहुत सारे मसाइल आप हल कर सकते हैं अगर आप उसको देखें। तो जब मैं BNB बना रही थी, मेरा माइंडसेट डिफरेंट था।
वो एक ज़ीरो पे यूनिवर्सिटी खड़ी थी, वहाँ आई कैन हैव माई ओन विजन एंड माई ओन ड्रीम कि ये ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। वहाँ मैं अपनी विश लिस्ट पे जा सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे डेमोग्राफिक देखनी थी, मुझे पॉपुलेशन की डेमोग्राफी देखनी थी, मुझे वहाँ के माइंडसेट कल्चर को देखना था। उस हिसाब से मैंने उसको जो भी मैं थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकी अरोड़ गई। उस यूनिवर्सिटी का नाम आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज था। मुझे अपनी इंजीनियरिंग बिल्कुल पीछे छोड़नी पड़ी, फिर वहाँ से मुझे उसको उठाना पड़ा। तो वही मैंने आपसे कहा, ये केस टू केस होती है। दिस इज़ नॉट वन साइज फिट टू ऑल कि आप एक यार्ड स्टिक बना लें और जहाँ के भी वीसी बने उसी यार्ड स्टिक को लेके चलते रहें, तो आप कभी भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए हमारे अलग अलग नाम हैं, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, हमारा अलग अलग विजन स्टेटमेंट है। तो ये कभी भी एक पैमाने में या एक ही उस बैरोमीटर पे आप नहीं नाप सकते। अगर इसको आप लोग अवॉइड करते हैं, बिल्कुल हम कहा at least what exactly you want. Exactly. Now for this university, because I may have a different expectation कि मैं अगर सखर IBA में होती तो मैं क्या करती, मैं आज भी अरोड़ा में होती तो मैं मजीद क्या कर रही होती। ये सवाल यूँ होना चाहिए कि दाऊद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को लेकर आप यहाँ से आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम एक चलती हुई बस में सवार होते हैं। उस चलती हुई बस को या चलती हुई फ्लाइट को रोक के आप उसकी रिपेयर नहीं कर सकते। आप वही पैसेंजर्स हैं, वही क्राफ्ट है ना। मैं उस क्राफ्ट का इंजन बदल सकती हूँ चलती हुई फ्लाइट में, ना मैं क्रू चेंज कर सकती हूँ। मुझे अब उस क्रू को सिर्फ मैं अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हूँ कि वो मेरी फ़्लाइट स्मूथली लैंड करे जहाँ भी लैंड करे। तो ये विजन हो के हम जब चलते हैं तो काम करना आसान हो जाता है, हमें हर चीज़ प्रॉब्लम या इशू नहीं लगती। तो मेरा तो जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा तो यही ख्याल था कि ये जहाँ पे भी है इसके जो फाइनेंशियल डेफिसिट्स हैं उनको एड्रेस करना है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से एक रेस्टलेसनेस है एम्प्लॉयज़ के अंदर, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो पहले तो उसको हैंडल किया जाए। क्योंकि जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं करते उनसे आप परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। अब अगर एक रूमर्स का बाजार गर्म रहेगा कि ये बंद होने वाला है, ये खुलने वाला है, ये नहीं मिलेगा, कल ये बंद हो जाएगा, तो वो दे कांट वर्क। तो पहले तो हमने सारा क्या किया, स्टैचुटरी बॉडी का साइकिल कंप्लीट किया आते ही, और उनकी जो भी कुछ थी चीज़ें अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, अब हमने उनको सील करके लॉक स्टॉक बैरल करके उनको सिक्योर कर दिया कि अब आपसे कोई वापस लेगा तो सीएम ही वापस लेगा, बीच में आने वाला नहीं कोई वापस ले सकता। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। फिर दूसरा यहाँ इशू था पंक्चुअलिटी रिलेटेड, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों या स्टूडेंट्स हों, क्लासेस का कंडक्ट, फिर उसके बाद कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन की इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि एक किताब में सब चीज़ लिखा है, जैसे पाकिस्तान के आइन में सब लिखा है, बेहतरीन आइन है, इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं और आप एक ड्रीम कंट्री में रहने लग जाएंगे, जो आप ड्रीम यूनिवर्सिटी का सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह मेरे भी एक्ट में सब लिखा है, मेरे स्टैट्यूट्स में सब लिखा है। अब मैं उनको इम्प्लीमेंट करा रही हूँ तो लोगों को लग रहा है मैं कुछ नया कर रही हूँ, हालांकि मैं नया कुछ नहीं कर रही। यू कैन आस्क माई एम्प्लॉयज़ कि कोई नया रूल में लेकर आई हूँ, मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ चीज़ों को, और जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करा रही हूँ। अब उसके लिए मुझे अगर कहा जाए कि सर्कुलर निकलता है, मैं सर्कुलर नई चीज़ों का निकलता है। वाई शुड आई गिव दिस इंप्रेशन कि मैं कोई नया इन्वेंशन कर रही हूँ सर्कुलर, तो मैं उस चीज़ का निकालूंगी जो ऑलरेडी इन बुक्स है, उसको इम्प्लीमेंट करने का तो सर्कुलर मैं नहीं समझती निकल देगा। तो ये वो तब्दीलियाँ, सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाना ज़रूरी होता है, चाहे वो इदारे के मुलाजमीन हो या इदारे के स्टूडेंट्स हों। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे ना, डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। आप फौज में जब भर्ती होते हैं पहले वो आपको डिसिप्लिन में लाते हैं, फिर कुछ और सिखाते हैं। गोली चलानी बहुत बाद में सिखाते हैं वो, पहले आपको डिसिप्लिन में लाते हैं कि सुबह 7 बजे असेंबली में आना है तो आना है, 5 मिनट भी लेट हो गए तो मर गए तुम। तो यहाँ भी यही है कि, और मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि छोटी गुनाह की बड़ी सज़ा होनी चाहिए, तो बड़ा गुनाह अपने आप नहीं होगा। अमेरिका में आप सिग्नल तोड़ते हैं तो $500 का टिकट मिलता है। बड़ा आप जब ट्रैफिक हादसा करते हैं तो वो $100, क्योंकि पता है बड़ा हादसा कोई जान करके नहीं करता, लाइट ज़रूर कोई जान करके तोड़ता है, और लाइट तोड़ता है तो बड़ा हादसा होता है। अच्छा, ये दोनों इश्यूज जो है बहुत सारी जगहों पे नजर आते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सालों से जिन जिन वाइस चांसलर साहबान से बात हुई है, फाइनेंसिस बहुत बड़ा मसला है, हर किसी के पास अपना मसला है और सॉल्यूशंस भी हर किसी के पास अपने हैं। इसका कोई हल है जानदार किस्म का, कोई ऐसा कि यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इनकी पूरी सैलरी लिस्ट जो है गवर्नमेंट्स को अदा करनी चाहिए, ये चीज़ें देनी चाहिए, किसी के पास क्या है। इसका प्रैक्टिकल हल क्या है? दुनिया जहान में यूनिवर्सिटीज़ कैसे चल रही होती है? हमारे पास तो पैसों का रोना ही रहता है। देखिए, अब दुनिया जहान की बात करें या पाकिस्तान की, दो अलग अलग बातें हैं ना। अब मुझे जब यूनिवर्सिटी मिली तो सबको ही पता है डेफिसिट था, हमने डेफिसिट रिड्यूस किया। वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको। और वो मैं हमेशा से कहती हूँ, ये यूनिवर्सिटी गरीब नहीं है,
मेरी तो कम से कम, बाकियों का मैं नहीं जानती। सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो लग्जरीज़ हैं उनको कम करने की ज़रूरत है, कुछ रेप्लिकेशंस ऑफ ऑनरेरिया है फैकल्टी की तरफ या किसी और तरफ, वो आपको उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब अगर हमारी कुछ जेडीज़ का हिस्सा होती हैं और उसका भी अगर हमें ऑनरेरिया मिलेगा तो ये आप बर्डन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली, ये खुद हमें भी समझने की ज़रूरत है। हमारा प्राइमरी पर्पज़ होना चाहिए कि जी सैलरी टाइम पे मिले, ठीक है, और हम भी फिर टाइम पे काम करवाएंगे। जब हम सैलरी टाइम पे देंगे तो टाइम पे काम नहीं करवाएंगे। मैं आपको मिसाल दूं, हमने जितना भी काम किया जब तक भी मैं आई हूँ, मैं चाहे बाय सर्कुलेशन अप्रूवल्स लेती हूँ, वन मैन शो कहीं नहीं चल सकता, आपको कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत होती है और फिर वो आपको एक स्ट्रेंथ देती है। तो मुझे कभी भी मेरी स्टैचुरी बॉडीज़ कोई खौफनाक नहीं लगती कि हाय सिंडिकेट आ रही है अब क्या हो। मैं हमेशा उनको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर यूज़ करती हूँ। जब मैं आई तो मेरे पास शायद 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पूछ लीजिए, जितने टाइम से हूँ 29 को तो मिली है, पहली को नहीं, दूसरी को नहीं मिली। फिर रेज जब आया गवर्नमेंट का तो हमने सेनेट से पहले ही अप्रूवल ले ली कि 10% तो हमने बजट में डाल दिया जो आप अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन 2025 का उन्होंने मुझे डेलीगेट कर दिया पावर। क्या आपके मीन्स हैं, ओन रिसोर्सेज दे सकती हैं तो टॉपअप कर दें, नहीं कर सकती तो आप ऑटोनमस बॉडी हैं, आपके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होता है सारों। क्योंकि हमारे कुछ कन्फ्यूजन्स ये भी हैं, और मेरे सेनेट में 2-3 मेंबर्स, लर्नेड मेंबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कहा भी कि थियोरेटिकली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। जब हम MOU करते हैं, कोई कॉलेज वाले जाते हैं तो कहते हैं या तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉय रहें या आप यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ज़ाहिर एक लीगल बहस है, उसको मैं छोड़ती हूँ सेट असाइड, लेकिन हल है, सब चीज़ का हल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बात ये है कि पहले तो आप ये सोचना शुरू करें कि कंस्ट्रेंड रिसोर्सेज के अंदर काम करना है। जब आप कर्जा जो हम कर रहे हैं, IMF तो हम भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध या फेडरल गवर्नमेंट, हम उसकी बात करें। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ अब सोचना हमारी मजबूरी है। जो तय हुआ था आखिरी CCI में, वो तो ये था कि 60% यूनिवर्सिटीज़ खुद जनरेट करेंगी, 25% प्रोविंस देगा डेलीगेशन ऑफ पावर के बाद 15%। अब फिर जब तक वो अप्रूव नहीं हुआ तो ये तय हुआ कि जी फेडरल गवर्नमेंट 50% तो रेकरिंग का देगी। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो मुझे तो 6% भी नहीं देती फेडरल, मेरी ओन रिसोर्सेज उनसे कहीं ज़्यादा हैं, और जो मिलता भी है वो डिजिटल लाइब्रेरी और पॉइंट के नाम पे वापस चला आता है। और मैं खुश हूँ, आप जब से मैं आई हूँ, हालांकि मैं उन कमेटीज़ में हूँ जहाँ से जो पैसे मिलते हैं और मैं बड़ी अताब का भी शिकार हूँ, मैंने अपने लिए कोई ख़ास रिक्वेस्ट नहीं की हुई, इसलिए कि मैं सोच इस तरह रही कि अब यही है, लेकिन अपनी खाल तो नहीं नोच सकता आदमी। गवर्नमेंट भी तो मेरी है, मुल्क भी मेरा है, वो कहाँ से निकाल के देंगे। एज ऑफ टुडे आपके खर्चे और जो आपका रेवेन्यू है उसको बैलेंस नहीं, देखिए रेवेन्यू पूरा मेरा नहीं है ना, रिसीट्स को मैं कह सकती हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट से एड आती है, ग्रांट एंड एड, जो फेडरल गवर्नमेंट छोटा मोटा हिस्सा डालती है, जो हमारा फी, इनकम फ्रॉम फी है, या जो हमारे जो डोनर्स हैं जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह के आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी, देखिए ज़्यादा पिछला डेफिसिट है उसको मैं कम से कम करते चले जा रही हूँ। मुझे OD तोहफे में मिली थी, उसको भी मैं रिड्यूस करती जा रही हूँ। PC1 के कुछ पैसे भी मुझे लोन के पे करने, और मेरे पास कम्यूटेशंस बैकलॉग था कोई पिछले 10 सालों का, वो मैंने सारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की हैं। मैं वो सब बात इतनी है कि सिर्फ आपको थोड़ा सा साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ आना होता है। आपको जब आप भले सिंगल लाइन बजट है, लेकिन जब बजट अप्रूव हो जाता है तो हम समझने की ज़रूरत है कि अब ये इस हेड से ऊपर नहीं जाना। अब मैं क्वार्टरली प्रोग्रेस लेती हूँ कि इस क्वार्टर में मेरे इतने पैसे थे, मैंने जो एस्टिमेट किए थे मैंने खर्च कितने किए, और एक्यूरल बेसिस पे। कैश इनफ्लो पे आप चलेंगे तो हमेशा गलत होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन स्टेप्स में आपको कंफर्टेबल, मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ बता सकते हैं कि वो ये कम से कम मुतमईन है, उन्हें ये पता है कि मेरा उसूल ये रहता है, जैसे ही रेकरिंग ग्रांट आती है, मुझे मेरा पेरोल तो हर किसी को पता होता है ना, 3 महीने की तनख्वाह तो आप पहले ही पार्क कर देना, उसको टच क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे ह्यूमन शील्ड नहीं बनाना ना फैकल्टी को। मैं कहती हूँ यार ये तो मुझे पता है ना देनी है, 3 महीने के पैसे ही आ गए, अब जो पैसे बचे अब उसमें मैंने क्या करना है, उसमें स्टेशनरी कितनी खरीदूँ, उसमें पानी का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल का बिल, वो कितना कैसे मैनेज करना है, वो फिर हम मैनेज करते हैं। ज़ाहिर है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एफिशिएंट करनी पड़ती है आपको। एंडाउमेंट फंड है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी के पास, तो उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा बस ये कि अपना पेट काटना पड़ता है, पहले खुद से शुरू करना पड़ता है, इसलिए मेरी कोई ऑफिशियल व्हीकल नहीं है। मैं इवन उस लिस्ट में भी नहीं हूँ जो PL अप्रूव्ड ऑफिसर्स की लिस्ट है ना, मैं उसमें मेरा नाम सिंडिकेट से मैंने खुद निकाला है। मेरा गाड़ी भी मेरी अपनी है, और मैं जब से VC बनी हूँ मैंने ना चाहे
बीएनबी में मेरा ये है कि क्योंकि आपको खुद से शुरू करना है। और इवन जब मेरे डीन से मैंने वापस ली थी ये सब चीज़ें, ना आई अप्रिशिएट देम कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई ऐसा महाज नहीं खड़ा किया जब मैंने उनसे कहा भाई अप्रूव नहीं है। और फिर मैंने अप्रूवल करा के दी उनको सिंडिकेट से। अब वो फ़ख्र से यूज़ कर सकते हैं ना कि हम अप्रूव्ड यूज़ कर रहे हैं एक चीज़। पहले क्या था, वो चोरी छुपे यूज़ हो रही थी कि यार पता नहीं एंटाइटलमेंट। अब वो सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। फाइनेंशियल के सिलसिले में थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी आती है, तो ज़्यादा के साथ साथ ये भी होता है कि अब और मेजर चेंजेस कर रहे हैं, राइट। कुछ पुराने चेंजेस ड्यू होते हैं, कुछ नए धारे के हैं। तो क्या मेजर चेंज है जो अगर मैं आपसे पूछूं जो आपने इंट्रोड्यूस किया? देखिए 2023 बैच के हिसाब से अगर आप इनटेक से बात करते हैं तो वहाँ से तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मूव माई यूनिवर्सिटी टूवर्ड्स ट्रू सेमेस्टर सिस्टम। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से सेमेस्टर सिस्टम आया है, वो स्टूडेंट्स को अब तक महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हम अटके हुए हैं हाइब्रिड में कि टर्म और सेमेस्टर का चूं चूं का मुरब्बा चल रहा था। वो 22 वाले तक तो चलेगा क्योंकि ज़ाहिर रेट्रोस्पेक्टिव तो मैं कुछ नहीं कर सकती। 23 इनटेक जब मेरे आने से पहले मैंने एकेडमिक काउंसिल से जो सेमेस्टर रूल्स अप्रूव कराए, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोस्पेक्टस में भी आपको मिल जाएगी, दिख जाएगा कि आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स स्टूडेंट खुद चूज़ करेगा, वो अपनी मर्जी से पढ़ सकता है। दूसरा, वो अगर किसी कोर में फेल हुआ है तो कोर की एक लिस्ट, ज़रूरी नहीं दोबारा उसी कोर को उठाए। अब हम काम कर रहे हैं बच्चे की ओपननेस ऑफ माइंड एंड डाइवर्सिटी पे, कि उसको लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डिग्री पता होना चाहिए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इतने कोर के क्रेडिट्स चाहिए, इतने ब्रेथ कोर के चाहिए। अब वो एक लिस्ट हो, ये ना हो कि अगर मैं एक ब्रेथ कोर्स में फेल हुई हूँ तो जो पुराना सिस्टम था ना कि उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम दो, उसी का दो जो अदर वन। अगर वो, और ज़रूरी नहीं है कि आप 7th में और वो 5th में ऑफर हो रहा है किसी और का ब्रेथ के तौर पे, आप उधर बैठ जाइए। सो इट्स ओपन फॉर देम। तो इससे मतलब पता चलता है कि अगर किसी स्टूडेंट की टेंडेंसी और आईक्यू अगर एक सर्टेन टाइप साइड पे नहीं है तो उनके पास चॉइसेस भी हैं। बिल्कुल, उनके पास अपनी कोर की चॉइसेस हैं, क्योंकि कोर, अब देखिए ना, एक कोर्स है लेट्स सपोज एआई, अब उसकी कितनी डाइवर्सिटी है। इलेक्टिव्स के अंदर आप जाएं तो वहाँ वो उसकी कोई भी एप्लीकेशन उठा सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसको फिक्स कर दूँ ये इलेक्टिव पढ़ना है तो अब वो उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। अब एटलीस्ट वो एक्सप्लोर कर पाएगा। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ले लें तो उसके बहुत सारी, वो नेटवर्किंग पे भी जा सकता है, वो डाटा माइनिंग पे भी जा सकता है, वो किसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर भी जा सकता है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे भी जा, दैट्स अप टू हिम नाउ। कुछ भी नहीं है। रिएक्शन तो जब आएगा जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव, अब तो मुझे ये आ रहा है कि हमसे क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, लेकिन पुराने बच्चे, क्योंकि हमने एक तो फी स्ट्रक्चर भी सिंपल कर दिया है। पहले वो हर चीज़ की अलग अलग थी, अब मैंने क्रेडिट आवर फी बना दी है, पे एज यू गो, 3700 पर क्रेडिट आवर है और कोई दूसरी फ़ी नहीं है, ना एग्ज़ाम फ़ी, ना ये फ़ी, ना वो फ़ी। ट्रांसपोर्ट ऑप्शनल कर दिया है, आपको यूज़ करना है करें, महंगा लग रहा है अपना ले लें भाई। तो मुझे भी मुश्किल नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास जब मुझे सबको कैटर करना, मैं हर एक से चार्ज कर रही थी, वो भी ज़्यादती है। तो मैंने जहाँ जहाँ उनको क्वेश्चन, अच्छा फिर एक डिस्पैरिटी थी हमारी फ़ी के अंदर, एआई को 73,000 पर मंथ पे करना है, जबकि उनकी कोई फैसिलिटीज़ हमने कोई शाहाना तो दी भी नहीं थी, वही बेचारे यूज़ कर रहे थे जो हमारे पास है। और इंजीनियरिंग में 31,000 चल रही है, जबकि उनके एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स थे। तो वो डिस्पैरिटी को हमने क्या किया, हमने इक्वालिटी के बजाय एक्विटी ले है। एक्विटी में जब हमने कैलकुलेशंस की तो हमने हर प्रोग्राम की फ़ी फ्लैट कर दी, 3,700 पर क्रेडिट आवर। मे यू इनरोल इन साइंसेस प्रोग्राम और मे यू इनरोल इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एंड इट मेक्स सम एवरेज ऑफ 54,000 अ सेमेस्टर। तो अब सब एक ही जगह है ना, अगर फैसिलिटीज एक जैसी हैं तो फ़ी भी एक जैसी है। अच्छा, ये तो फाइनेंशियल मैनेजरल साइड और ये जो चेंजेस हैं आपने किए हैं, यूनिवर्सिटी के हवाले से अक्सर बहुत सारी जगहों पे, शायद एक ही फोरम्स में आपके साथ भी हमने बैठ के इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन की बात की है। और मैं तो एक बहुत अरसे से, जिस तरह आपने सुना होगा, सुनता ही आया। मतलब रियलिटी में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो ख़ासतौर पे आप यहाँ पे आई हैं, वाकई वो रियल कोलैबोरेशन है जो हम लोग सुनते हैं कि जी इस तरह कोलैबोरेशन होता है और इस तरह आपकी इंजीनियरिंग और जनरली वो तरक्की करता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका प्रेजेंटेशन अगर बेहतर हो जाए तो बहुत दाऊद का इमेज बेटर हो सकता था।
मैं जब से यहाँ आई हूँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू द होल टीम, प्रीवियस टीम भी और अभी तो मेरी भी टीम वही है, सिर्फ हेड ही बदले हैं, तो फॉर्मर वाइस चांसलर का भी इसमें डेफिनेटली रोल होगा एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज हिम ऑल्सो इन इट कि जाहिर है 10 साल बंदा जो भी कुछ करके जाता है उसको ही हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ शनाइडर यहाँ खुद से आ रहा है, कॉम्पास यहाँ रिक्रूटमेंट टेस्ट करने आ रहा है, मेरे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ दाऊद के ही अंदर रिक्रूटमेंट टेस्ट करने आ रही हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे पास शायद वो बेहतर मार्केटिंग टूल नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शंस बच्चों को यहाँ स्पेसिफिकली मिलते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे हमारा पुराना एलुमनाई कहीं बैठा है ना, हमने कभी एलुमनाई को गैदर करने की, हमने क्या किया वो 2 जगह हम लैक कर रहे हैं इधर, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट हैव बीन कैरिड आउट। अभी भी मैं आपको बताऊँ पिछले 2 हफ्ते में हमारे 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट हुए हैं, पर लास्ट वीक शनाइडर वालों का एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन हुआ इंटरव्यूज़ के ऊपर, क्या व्हाट डू दे वांट एज एन कैंडिडेट, कैसे रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चंस को। अच्छा, फिर उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड एक दो कंपनीज, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, वो आती हैं, वो कहती हैं हमें चाहिए दाऊद का ही बच्चा, वो रिक्रूटमेंट टेस्ट करती हैं, उसका रिजल्ट की बेसिस पे हमारे बच्चे लेके जाती हैं। तो यहाँ हो बहुत कुछ रहा है बट शायद वो प्रॉब्ली प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो एक कोलैबोरेशन वो वाली एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से तो इंडस्ट्री से है मेरी। दूसरी बात, उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली है, क्योंकि बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें इससे ज़्यादा आगे भी जाना है। उसके बाद आप अगर बात कर रहे थे कि जनाब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी कराची जो हमारे पास आए हमारे जीबी मेंबर भी नासिर खलीली साहब, जैसे ही वो आए डीएस बन के, हमने उनको एंगेज किया। 3 प्रोजेक्ट्स हमारी कर रही है फैकल्टी उनके रेलवेज़ पे, पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ, लोकोमोटिव्स पे हैं, एफिशिएंट फ्यूल के ऊपर हैं। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है हम एंगेज करते हैं। पीएनआर हमारे पास आया, हमने उनको ऑफ़र किया कि भाई जैसे रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कहा जी मैं शहर में बैठी हूँ, आप दूर बैठे हैं, तो आप अपनी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स यहाँ कराइए, अवेयरनेस सेशंस यहाँ कराइए, मेरा ऑडिटोरियम हाजिर है, हम इक्विटी पे कुछ अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रेगुलेटरी की अवेयरनेस भी चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए। तो हम इंगेज जैसे जैसे कर रहे हैं, बेचारे 6-7 महीने में तो अभी इंगेज ही किया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ है, वो ठीक है, रेलवे के साथ आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, उसके अलावा जो कोलैबोरेशन के जो पहले के स्टेजेस की आपने बात की कि भाई इंडस्ट्री आती है, इंटरव्यूज़ करती है और एम्प्लॉय करती है, राइट, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी से मतलब बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो 2-4-5 साल के बाद और ज़्यादा रिसर्च के बाद जिनको हम मार्केट में देखें, ये तकरीबन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ना होने के बराबर है। देखें, देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू मस्ट लुक इनटू। हमारे यहाँ जो है ना, जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट असाइन हो रहे होते हैं उस वक्त बच्चे भी वो प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट करने की हद तक कर रहे होते हैं। उनका कंसेप्ट होता है डिग्री लेनी है, आधों ने अब मैं आपको एक छोटी मिसाल दूँ, आपने कहा ना एक एडिशन आपने और क्या की, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बंद कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो अब अजीब बात कर रही हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे पास नहीं है सही तरीके से करने के लिए, उसको मैं बिला वजह नहीं कर सकती। आई डोंट डू ऑप्टिक्स, तो आई हैव स्टॉप्ड दिस बिजनेस कम्प्लीटली। आई टुक इट अवे एंड आई मेड अ सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इन सखर, एंड वो पूरा इंडस्ट्री शेड बन रहा है जिसके अंदर अब काम हो रहा है। अब काम करो तो बंदा फिर पूरा उसको उसकी लेटर इन स्पिरिट में कर। अब उसकी जगह हमने रिप्लेसमेंट क्या लाए, करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो, CCPB। इस वक्त मेरा सबसे वाइब्रेंट ऑर्गन वो है। उसमें हमने किया जनाब एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट TNA किया। हमने अपने जितने भी ग्रेजुएट्स 1900 हमारे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने ये देखा कि 64% ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू गो अब्रॉड। अब हम उनको उसी तरह ट्रेन कर रहे हैं कि अगर तुम UK जाना चाहते हो तो बेटा UK जाने का रास्ता ये है, वीज़ा टाइमलाइंस ये हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस ये हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रेड्स है, ये GPA है। अब हम उनको मलेशिया, फिर कॉस्ट कंपैरिजन के, लिविंग कॉस्ट क्या है, फ़ी क्या है, होम ट्यूशन स्टेटस कहाँ मिल सकता है, इमिग्रेशन कहाँ आसान है, हम अब उन 64% को वहाँ ट्रेन कर रहे हैं। नहीं, दिस इज़ एक्चुअली लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो उनको चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना। मुझे तो अपने ग्रेजुएट की एस्पिरेशंस को मीट करना है। इफ दे वांट टू गो अब्रॉड तो आई विल गाइड देम अकॉर्डिंगली। फिर आ गया बाकी का 16%, वो इंडस्ट्री प्लेसमेंट चाहता है।
वो यहीं रुकना चाहता है, उसको बाहर नहीं जाना, वो इंडस्ट्री प्लेसमेंट चाहता है, वो मास्टर्स भी नहीं शायद करना चाह रहा, उसके लिए हमने आपको बताया टेस्ट हो रहे हैं। अब फिर हम जब जॉब फेयर करेंगे तो वो 16% वाले के लिए टारगेटेड होगा। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप आ गई ना, जो परसेंटेज 64 + 16 के बाद बच भी तो गया ना 100 में से, अब उसका भी तो कुछ होगा। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपने हमारा CFP देखा होगा जो सिमेट के लिए हमने दिया, उसमें 1 मिलियन ईच का स्टार्टअप सीड फंडिंग मिल रही है, जो स्पॉन्सर्ड बाय सखर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर के तहत है, जो सिमेट में हो रहा है, जो इंडस्ट्री शेड बन रहा है। उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट इनवाइट किए, आए हमारे पास कुछ, उनमें से 3 हमने सिलेक्ट किए जो हमने आपको बताए अभी आपसे बिफोर इंटरव्यू डिस्कशन में। मैं नाम से नहीं लूँगी क्योंकि अभी वो ज़ाहिर है जब अनाउंस होंगे तो होंगे। तो आपने देखा है कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, मार्केट क्या चीज़ कीजिएगा। पेटेंट की तो एक कहानी ख़त्म हो जाती है ना, मेरे भी 3 पेटेंट है, मैंने मार्केट तो नहीं किए, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट का नाम लूँगी, उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क बनवाऊँगी, उसको लीगली रजिस्टर करूँगी SECP में, उसकी चाहे 1 मेंबर कंपनी बनवाऊँ या जैसे भी इक्विटी के साथ काम करवाऊँगी बच्चे को, तो उसकी पूरी एक लर्निंग है, वो हम कर रहे हैं उधर। और उधर हम डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन बनने नहीं जा रहे, उधर हम ये करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखें, आप जब तक दुनिया के साथ नहीं चलेंगे और दुनिया से ज़्यादा अपने मुल्क की पॉलिसी के साथ नहीं चलेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ कभी भी मिसअलाइन रहेंगी, रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। एक मैं आपको, सॉरी टू कट यू, एक चीज़ मुझे कंप्लीट करने दें कि हमने थीम्स क्या रखी। हमारी थीम क्या है, एग्रीटेक, स्मार्ट टेक, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जितना भी मुल्क में शोर चल रहा है वो यही है कि भाई गो बैक टू द बेसिक्स। आप एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे, आप वापस वही बनने की कोशिश कीजिए, उसको वैल्यू ऐड कीजिए। हम क्या कहने जा रहे हैं, हम उसी को हम आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं, जो मैंने कहा ना कि जब 2 वेवलेंथ्स आपस में मिलेंगी तो रेजोनेट करेंगी। रेजोनेट मीन्स हाईएस्ट रिस्पॉन्स। तो आपको कब मिलेगा? हम ये कह रहे हैं, जिस तरह आप एक पॉलिसी इंडिया ने बहुत पहले बनाई कि हम कोई भी रॉ मटेरियल यहाँ से नहीं भेजेंगे, क्योंकि वही रॉ मटेरियल मुल्क से बाहर जाता है, वैल्यू एड होकर डबल पैसों में हम खरीदते हैं। तो हम भी यही करवा रहे हैं कि आप जैसे माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर फोकस हो गए कि हमने इनको अब रॉ नहीं भेजना, हम कह रहे हैं आप अपना एग्रीकल्चरल क्रॉप भी जो है ना वैल्यू ऐड करके भेजें और फिर वापस लाएं। नहीं, वो पॉलिसी तो अच्छी है, इसमें तो एक अलग प्रोग्राम किया जा सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब आपने ये महसूस किया कि हमारे पास कुछ है नहीं तो इंक्यूबेशन की जरूरत क्या है, इट्स वेरी रियलिस्टिक। इस तरह मेरे दिन में मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ और खासतौर यूनिवर्सिटीज़ में पूछता हूँ, इंक्यूबेशन सेंटर्स एज अ होल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, और मैं बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, मुझे लगता नहीं कि उनके पास काम है। डू यू थिंक फ्यूटाइल एक्सरसाइज, या एटलीस्ट अभी शायद वो वक्त नहीं है? देखिए, कुछ में है, कुछ में बड़ा ज़बरदस्त है। मैं वही कह रही हूँ, देखिए होता ये है कि जब एक मुल्क एक ट्रांजिशन में होता है ना, हमारी देखा जाए तो एज ए नेशन हमारी उम्र अभी से 75 साल ही है, और हम अपने आप को जिनसे कंपेयर कर रहे हैं ना उनकी उम्र हज़ारों सालों में है, तो थोड़ा सा कुछ हम यहाँ भी अनजस्टिफाइड हो जाते हैं। नहीं, एज अ पाकिस्तानी की हैसियत में मेरे मुल्क की उम्र 75 साल ही है या 76 साल है, और मैं अपने आप को एक ऐसे मुल्क से अगर कंपेयर करूं जो 200 साल पुराना है, तो मैं खुद भी ज़्यादती कर रही हूँ। अगर आज मेरे मुल्क में 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 400 में से मैं 30 का भी नाम ले सकती हूँ कि इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन का सेट होना ज़रूरी है। 30% नहीं, मैंने कहा 30 यूनिवर्सिटियाँ। 30% तो बहुत बड़ा हो जाता है, 400 में से 30 निकाला, बहुत छोटी परसेंटेज ही बनेगी। मैं बहुत सेफ खेल रही हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखें, मैं नाम लो तो फिर ब्रांडिंग होनी जाती है, इनडायरेक्ट ब्रांडिंग होती है। मैंने खुद देखी है कुछ यूनिवर्सिटीज़, प्रॉब्लम ये है कि उनका फ्लैगशिप बिजनेस ही है ना, उनका प्रोग्राम बिजनेस है। हम लोग जो है ना एक इकोसिस्टम बनाने में नाकाम हो रहे हैं। मैंने कल पिटारो की भी तकरीर में यही बात की, वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। मेरे यहाँ जो इंजीनियर बन रहा है ना, वो मार्केटियर नहीं बन रहा, वो उसको बिजनेस मॉडल बनाना नहीं आएगा। या तो मैं उसकी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करवाऊँ, जो करिकुलम का हिस्सा नहीं हर चीज़ हो सकती। मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाना, मैनेजर नहीं बनाना। अब अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बनावा कुछ और बनाऊंगी तो वॉशिंगटन अकॉर्ड वाले कहेंगे आप क्या पढ़ा रही हैं, हम नहीं मानते आपकी डिग्री। पढ़ाना तो मैंने वही है। अब डॉट कैसे कनेक्ट होते हैं कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लानी पड़ेगी। आप जब स्टार्टअप, जैसे हमने स्टार्टअप दिया, हमने कहा भाई इसमें एक बिजनेस का बंदा भी चाहिए होगा जो आपके बजट्स, कॉस्टिंग कौन करेगा, इंजीनियर को तो नहीं आएगी ये चीज़। वो आप मैं MIT में जब थी तो हमारे साथ जो रिसर्चर्स होते थे उनका ये कतई काम नहीं होता था कि वो उस प्रोडक्ट की ब्रोशर या पोस्टर बनाएंगे।
वो आइडिया देते थे, एक और बंदा वो काम करता था, कॉस्टिंग कोई और करता था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कोई और बंदा करके दे देता था, मार्केट के अंदर प्रेजेंटेशंस के बीच में वो सिर्फ जाते थे टेक्निकल आंसर्स के लिए। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और उसमें सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, खाली इंजीनियरिंग आपको नहीं रिजल्ट दे सकती। ये कलेक्टिव एफर्ट होगी जिसमें बीबीए भी चाहिए, एमबीए भी चाहिए, इकोनॉमिस्ट भी चाहिए, स्टैटिस्टिशियन भी चाहिए, मार्केट का बंदा, मार्केटियर भी चाहिए, फाइनेंसर भी चाहिए। ये सब जुड़ेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगी। एक्सपर्टीज अपनी जगह पे, मतलब बिफोर गोइंग टू एन एंड, पर इंजीनियर के लिए पहले तो ये है कि इंजीनियरिंग ही पढ़ाई जाती थी। अब ये है कि उसको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स, थोड़ी बहुत और सारी चीज़ें, थोड़ी सी मार्केटिंग और ये वो चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट भी हो चुका है। डू यू थिंक ये सही है? देखिए हमारे यहाँ ना एक और चीज़ फिर करनी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए एडमिशन अप्लाई करते हैं, वो पूछते हैं मेजर एंड माइनर्स। तो हमारे यहाँ एक तो ये ड्यूल डिग्री का बड़ा फटा चला हुआ है। या तो आप, मैंने एक आर्टिकल भेजा है गवर्नर हाउस, वहाँ हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें था इरेडिकेशन ऑफ स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रपोजल है, वो आपके साथ में शेयर करूँगी, आप उसमें मेरे पढ़ लीजिएगा आइडिया। उसमें वन ऑफ द आइडिया वाज दिस कि जी आप एक सिक इंडस्ट्री जो बैंकक्रप्ट हो चुकी है और उसको औने पौने बैंक बेचने वाला थोड़ी देर के लिए रोक लें और उसके ऊपर प्रपोजल्स इन्वाइट करें। उसमें खाली इंजीनियरिंग मशीन्स तो नहीं लगी होंगी ना, उसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एचआर का डिपार्टमेंट होगा, तो उसमें हर बच्चे की जॉब क्रिएट होगी और एक ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर। मैं फिर बार बार रिपीट करूँगी, थोड़ा पढ़ा देने से कोई मास्टर नहीं हो जाता। अब अगर मैं कहूँ कि आपको बल्ब लगाना आता है घर में, या आप 2-4 स्क्रू टाइट करके कोई इक्विपमेंट ठीक कर लेते हैं, तो आप इंजीनियर तो नहीं हो जाते ना। यही काम हमारे साथ भी है, हमें इस हद तक पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एक 3 क्रेडिट आवर का कोर्स, 48 घंटे हम पढ़ते हैं। इसके बाद आप हमें प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ाते हैं, उसमें हम थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली तो मेरी डिग्री इंजीनियरिंग की है ना। अगर मैं इसको इस हद तक बदल दूँ कि मैं इंजीनियर तो रहूँ ही ना। अब मैं मिसाल दूँ, हमारे एक डिग्री है जो 50 साल पुरानी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये बड़ा ज़बरदस्त जिसका भी थॉट था उस ज़माने में, बड़ा कंटेम्प्रेरी थॉट था। अब हमसे जब ये नई आई, यूईपी आई, तो पूछा गया जी इसके आप माइनर और मेजर डिफाइन करें। अब अगर मैं उसका मेजर मैनेजमेंट डाल दूँ, मुझे बताइए, तो वो तो फिर एक नॉन इंजीनियरिंग डिग्री में तब्दील हो जाएगा। तो मुझे एक प्रोपोर्शन देखें, जैसे मैंने कहा, अब स्टूडेंट्स को मेरे क्या देखना है, डिग्री की रिक्वायरमेंट, फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली थ्रू वाशिंगटन अकॉर्ड और एनसीएसी, जो भी मेरे रेगुलेटर्स हैं, उनको मुझे सेटिस्फाई करके जो प्रोग्राम वो पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से पढ़ें। देखिए यहाँ रोल शुरू होता है यूनिवर्सिटी का। मिसाल दूँ, अभी हमारे यहाँ एक हम E4E करने जा रहे हैं कि जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जो परसेंटेज निकली है उसमें यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट कर रही है। हम थिंक, बिल्ड, लॉन्च एंड सस्टेन के नाम से एक मॉड्यूलर टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अब वहाँ वो बच्चे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग तो जानते हैं, उनको मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाऊंगी, उनसे कहूँगी कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सोचो, उसका इंस्ट्रक्टर उसे सिखाएगा कि इसको थिंक कैसे करना है, इसको बिल्ड कैसे करना है, लॉन्च कैसे करना है, और लॉन्च के बाद सस्टेन कैसे करना है। तो ये सब आप करिकुलम में नहीं डाल सकते। करिकुलम के बाद जो टाइम बचता है बच्चे का, आप उसको कहाँ एंगेज करते हैं, और वहीं आपकी जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना ग्रेजुएट्स में, वो वहीं से होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहबा को आपने खुद सुना। वैसे तो इतनी चीज़ें हैं एक यूनिवर्सिटी में देखने के लिए कि शायद 4-5 इंटरव्यू भी आदमी करे तो कम है। और माजी में भी आपने देखा है कि हमने कोशिश की है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटीज़ में आने वाली सारी तब्दीलियाँ, उनको हमने टच ज़रूर किया है। आज भी इस टाइप की एफर्ट थी। इजाज़त चाहते हैं।